हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पथवे आउट ऑफ द पोली क्राइसिस, पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लानिट रिपोर्ट 2024 के बारे में। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट का मेन उद्देश्य है एक फ्रेमवर्क तैयार करना ताकि पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी और प्लानिट के समन्वय के साथ बेहतर आउटकम को पॉसिबल बनाया जा सके। इसके मुख्य फाइंडिंग्स की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि पिछले 5 सालों में पॉली क्राइसिस की वजह से जो पोवर्टी रिडक्शन है उसके कमी में थोड़ा सा थम गया है। मतलब वो कमी जो है वो वो थम गया है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। पॉली क्राइसिस का मतलब ये होता है किसी इकोनॉमी में, किसी इकोनॉमिक ग्रोथ में मल्टीपल रिस्क क्राइसिस का आना। मल्टीपल क्राइसिस का मतलब हो गया कि एक साथ क्लाइमेट चेंज आ गया, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट आ गया, किसी पेंडेमिक आ गया, जिससे कोरोना वायरस आ गया। तो कोरोना वायरस आने से क्या होगा कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ठप हो गई। तो ये एक साथ जो है मल्टीपल क्राइसिस हो सिचुएशन हो गया, तो उसको बोला जाता है पॉली क्राइसिस। और इस सिचुएशन से जो है डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना एस्टेब्लिश करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, मुश्किल हुआ। इसके बाद नॉन अटेनमेंट ऑफ टारगेट। तो जो भी हमारे द्वारा टारगेट सेट किया गया था कि हम 2030 तक इस टारगेट को अचीव करेंगे, तो उस टारगेट को अचीव करने में काफ़ी मुश्किल का सामना हो रहा है। जैसे रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 2030 तक टारगेट था 7.3% का गरीबी को रखने का, उस टारगेट को जो है अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि 2024 में है 8.5% है। और ये जो वर्ल्ड बैंक का बेंचमार्क है, जो यूएन का एसडीजी में कहा गया है कि 3% तक गरीबी को लाना है 2030 तक, तो उससे ये दोगुना, लगभग दोगुना है। तो उसके ये दोगुना है, तो ये एक चुनौती है। इसके बाद से ग्लोबल प्रोस्पेरिटी गैप की बात की जा रही है कि इस पेंडेमिक ने है स्लो डाउन कर दिया है इसके ग्रोथ को। ग्लोबल प्रोस्पेरिटी गैप का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति 25 डॉलर पर पर्सन पर डे अगर वो इनकम अर्न कर न रहा है, तो वो प्रोस्पेरिटी गैप से ऊपर है। अगर भारत की बात की जाए तो इसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात की गई है, जो कि भारत में कम हुआ है। 1990 में 431 मिलियन जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग थे, जो कि 2024 में 129 मिलियन के करीब पहुंच गए हैं। अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के अनुसार उन सभी को एक्सट्रीम पॉवर्टी के रूप में रेखांकित किया जाता है जो प्रतिदिन 2.15 डॉलर का अर्निंग नहीं करते हैं। यानी कि 2.15 डॉलर अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है, तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर है, यानी कि वो पॉवर्टी से ऊपर है। इसके बाद जो रिपोर्ट की बात की जा रही है वो है जस्ट ट्रांजिशन और जस्ट फाइनेंस रिपोर्ट। तो जस्ट ट्रांजिशन और जस्ट फाइनेंस रिपोर्ट जो है वो एक इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है जिसका नाम है आई फॉरेस्ट, उसके द्वारा जारी किया गया है। इसका जो प्राइमरी उद्देश्य है वो इस रिपोर्ट को जो है कोल डिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया गया है, जैसे कोरबा, अंगुल, बोकारो और रामगढ़। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसको समझना और कैलकुलेट करना, ट्रांजिशन फेज के कॉस्ट को और कंपोनेंट्स और फैक्टर्स को समझना। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है, इसमें ट्रांजिशन तो एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जा रही है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जैसे हमारी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो पारंपरिक रूप से फोसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। यानी कि हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ फोसिल फ्यूल होता है। तो उसको कैसे हम ग्रीन एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करें, तो वो ट्रांजिशन यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में
ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को ट्रांजिशन करता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है। तो कैसे इसको इन्हांस किया जाए इस बारे में इसमें बताया गया है। अगर मेजर फाइंडिंग्स की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि जो कोल अकाउंट जो है वो 55% ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, इंडिया के कमर्शियल प्रोडक्शन का 55% योगदान जो है वो आपको कोल कोल का इसमें योगदान है, जिसमें आपको थर्मल पावर प्लांट्स जो है मैक्सिमम 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगर इस भारत को इस ट्रांजिशन फेज को अचीव करना है तो भारत को अगले 30 सालों में, नेक्स्ट 13 ईयर्स, ट्रिलियन डॉलर्स रुपए की जो है आवश्यकता होगी, जो कि करेंट ट्रांजिशन से ग्रीनर ट्रांजिशन की तरफ ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक है। ये ट्रांजिशन कॉस्ट को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है वो ग्रीन एनर्जी कॉस्ट के रूप में बांटा गया है, और दूसरा जो पार्ट है वो नॉन एनर्जी कॉस्ट के रूप में बांटा गया है। अब जैसे ग्रीन एनर्जी कॉस्ट में सबसे पहला जो कॉस्ट है 52% जो पैसा जो होगा वो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाना पड़ेगा, और जो 48% जो अमाउंट होगा वो उन अफेक्टेड वर्कर्स और कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए लगाना पड़ेगा। जैसे कोल माइनिंग हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उनका जीविकोपार्जन चल रहा है। तो अगर हम अचानक कोल माइनिंग को बंद कर देंगे तो वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो समुदाय सारा जो है उनका जीविकोपार्जन खत्म हो जाएगा। तो उनको रिहैबिटेट करने के लिए, उनको सक्षम करने के लिए 42% अमाउंट जो है वो खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में। तो इनके द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है जो कि प्रिवेंशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग इन्वायरमेंटल क्लेम 2024 है, और इस रिपोर्ट को जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जारी किया गया है। ये गाइडलाइन जो है वो जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रूथफुल प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश किया जा सके, और जो भी विज्ञापन इन्वायरमेंटल क्लेम और मीनिंगफुल ट्रूथफुल क्लेम कर रहे हैं उनको बहुत सारे डिस्क्लेमर देने की ज़रूरत है, ताकि कंज्यूमर को फॉल्स इंफॉर्मेशन से बचाया जा सके। ये जो गाइडलाइन है इसमें कहा गया है कि रैपिड इंक्रीज ऑफ डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट्स, जो कि मिसलीडिंग वेल में इंटेंशन कंज्यूमर को टारगेट किया जा रहा है इसके द्वारा, तो ये आपको ब्रॉडर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को प्रभावित कर रहा है। तो इसके की हाईलाइट क्या है? ग्रीन वॉशिंग को इसमें डिफाइन किया गया है। अगर वो टर्म आपको पूछा जाए कि ग्रीन वॉशिंग किससे संबंधित है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित है, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड इसमें किया गया है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि वे सारे मिसलीडिंग प्रैक्टिसेज जो आपको कंसीलिंग, ओमिटिंग और हाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कोई गलत सूचना छुपाते हैं, उसको प्रसारित करते हैं, बाय एक्सक्रेटिंग, मेकिंग वल्ग इंफॉर्मेशन, वगू फॉल्स और अनसस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्लेम को करते हैं, तो वो सारे जो है ग्रीन वॉशिंग के तहत आएंगे। इसमें आपको यूज ऑफ सिंबल, कोई ग्रीन सिंबल को यूज कर रहा है, इमेज को यूज कर रहा है, प्लेसिंग एम्फेसिस ऑन पॉजिटिव इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, वे सारे जो हैं आपको हार्मफुल एट्रीब्यूट्स के तहत आएंगे। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि ये जो गाइडलाइन है ये सभी इन्वायरमेंटल क्लेम्स के प्रोडक्ट्स पे लागू होंगे। इसके द्वारा हम ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, और जेनरिक टर्म्स के यूज को प्रोहिबिट करेंगे। जैसे किसी प्रोडक्ट में कहा जाता है कि ये इको फ्रेंडली है, ये ग्रीन है, जैसे पटाखा में कहा जाता है कि ये इको फ्रेंडली है, ग्रीन पटाखा है, सस्टेनेबल पटाखा है, ठीक है। तो वो सारे टर्म जो है अगर आप यूज कर रहे हैं तो एडिक्यूट, एक्यूरेट और एक्सेसिबल सब्सटेंस आपको प्रस्तुत करेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आप किस मेथोडोलॉजी का यूज किए हैं आपने, और कौन सा डिटेल उसमें आपने शामिल किया है, क्या प्रूफ है आपके पास कि
कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, ग्रीन है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। सरकार की एक बॉडी एस्टेब्लिश करेगी या किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि उनके द्वारा डिस्क्लोजर दिया जाए और क्लेम को वेरीफाई किया जाए, ताकि कोई भी प्रोडक्ट डिग्रेडेबल, रिसाइकेबल और क्लाइमेट पोजीशन के मानकों पे खरा उतरे और उसको सर्टिफाइड किया जाएगा। अगर सर्टिफिकेशन उसके द्वारा थर्ड पार्टी या स्टेचुटरी बॉडी के द्वारा किया जाता है तो उस प्रोडक्ट को है ग्रीनरी प्रोडक्ट के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस गाइडलाइन में ये कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे के बारे में। तो हर एक साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर JPJ अब्दुल कलाम की बात की जाए तो 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जो मुख्य फोकस था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए डेवलप्ड नेशन बाय 2020। इनके मुख्य कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो ये आपको भारत के जब पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जिसका नाम था SLV-3, उसके ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और इन्होंने रोहिणी सैटेलाइट के नियर अर्थ ऑर्बिट जुलाई 1980 में इसको सफल परीक्षण किया। उसके बाद मिसाइल मैन के रूप में इनको जाना जाता है क्योंकि ये चीफ एग्जीक्यूटिव रहे थे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि DRDO के द्वारा चलाया गया था, तो ये इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव रहे थे। गाभा स्ट्रेटजी फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी इन्होंने दिया था, जो कि पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एमिनिटीज रूरल एरिया, ये आपको पूरा कंसेप्ट जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। फिर मेजर अगर लिटरेसी यानी कि बुक की बात की जाए तो इनके द्वारा विंग ऑफ फायर इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम एंड इग्नाइटेड माइंड के रूप में दिया गया था। अवार्ड की बात की जाए तो भारत रत्न 1997 में, पद्म विभूषण 1990 में इनको दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं समर्थक के बारे में। तो भारत का पहला इंडिजीनियस मल्टीपर्पस वेसल जो है उसका नाम है समर्थक, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसको जो है लॉर्सन एंड टूड्रो के द्वारा इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, जो कि मल्टीपर्पस वेसल है। इसके द्वारा आपको 15 नोट्स मैक्सिमम स्पीड को अचीव किया जाएगा। इसका जो अदर रोल होगा रिकवरी सरफेस, एरियल टारगेट्स, मैरीटाइम सर्विलांस, पेट्रोलियम के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नील बेसिन के बारे में। तो न्यूज ये है कि इजिप्ट के विरोध के बाद भी जो अन्य सारे देश हैं उन्होंने नील रिवर बेसिन के पानी को इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्स के संदर्भ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। और नील बेसिन की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 10% लैंडमार्क्स को कवर करता है। इसके थ्रू 11 कंट्री जो है नील नदी को पार करती हैं साउथ से नॉर्थ। दो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी हैं जिसको वाइट नील और ब्लू नील। वाइट नील जो है आपको बुरुंडी और रवांडा के बीच ओरिजिनेट होती है और ब्लू नील जो है आपको इथियोपिया के बीच ओरिजिनेट होती है। इसके ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो सोबत नदी, अटबारा नदी, बाहर अल गजल नदी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। तो गूगल ने आपको कैलिफोर्निया बेस्ड कैरोस पावर के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें गूगल ने कहा है कि परचेज न्यूक्लियर एनर्जी, गूगल के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी को परचेज किया जाएगा जो कि मल्टीपल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के द्वारा उत्पादित किया जाएगा। तो क्या है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर? ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि आपको 300 मेगावाट पर यूनिट तक पावर कैपेसिटी प्रोडक्ट कर सकता है
जो कि दुनिया में अभी वर्तमान में 2 ही SMR प्रोजेक्ट जो हैं वो आपको ऑपरेशनल हैं। एक भारत जो है 2024-25 में बजट 2024-25 में अनाउंस किया है कि भारत के द्वारा भी भारत स्मॉल रिएक्टर को बनाया जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि इसमें फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, कंस्ट्रक्शन टाइम कम होता है, सिग्निफिकेंट लोअर पोटेंशियल ऑफ अनसेफ रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो इसके द्वारा जो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ होता है वो बहुत कम रिलीज किया जाता है, तो ये सेफ होता है। इसके बाद पहले प्रश्न की बात की जाए तो माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो वोल्केनिक किस देश में अवस्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। वाशिंगटन का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो माउंट एडम्स है। इसके बाद हम बात करते हैं किस मंत्रालय ने ई माइग्रेट 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपको गृह मंत्रालय के द्वारा गृह मंत्रालय नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा और विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें श्रम मंत्रालय की भी भागीदारी है। ठीक है, श्रम मंत्रालय की भी भागीदारी है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा 2 बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत लॉन्च किए गए पहले पोत का नाम क्या है? तो ये है आपको समर्थक। अभी हमने पढ़ा भारतीय नौसेना ने हाल ही में LND शिपयार्ड कट्टुपल्ली में बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले पोत समर्थक को लॉन्च किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है ट्रीज पहल जो खबरों में रही का उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से निपटना है? तो ये आपको सब सहारा अफ्रीका में फॉरेस्ट गार्डन एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। तो ये आपको सब सहारा अफ्रीका की बात हो जाएगी। पांचवा जो प्रश्न है, 5वें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये आपको उड़ीसा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके व्याख्या की। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा नई दिल्ली में हुई। ओडिशा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार जीता, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया, यानी कि उड़ीसा जो पहला स्थान पे, उत्तर प्रदेश दूसरा, गुजरात और पुडुचेरी ने तीसरा। तो अगर तीसरा राज्य पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया गया और इसका उद्देश्य जो है जल संरक्षण और प्रबंधन में प्रयासों को मान्यता देना है। विभिन्न श्रेणियों में कुल 38 विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें अस्थायी जल प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा मिला। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।